Hello students, how are you all? As you all know that case studies are the part of your new syllabus when it comes to testing and ये 11th और 12th दोनों क्लासेस में इम्प्लीमेंट हो गई हैं, तो आपको इकोनॉमिक्स में भी, जो पहले नहीं होता था, इकोनॉमिक्स में भी अब से केस स्टडीज आएंगी। तो मैंने इन वीडियोस के माध्यम से आपके लिए केस स्टडीज को, कुछ केस स्टडीज को लिस्ट डाउन किया है ताकि आपको एक आइडिया सा हो जाए बिफोर यू रीच टू द एग्जाम्स कि किस तरह से आपने केस स्टडीज को पढ़ना है, टैकल करना है। तो मैंने कुछ केस स्टडीज स्टैटिस्टिक्स से ली हैं बेटा, एज यू कैन सी ऑन द स्क्रीन, स्टैटिस्टिक्स फॉर इकोनॉमिक्स केस नंबर 1, और ऐसे ही मैंने कुछ जो केस स्टडीज हैं वो माइक्रो इकोनॉमिक्स से उठाई हैं ताकि आपको दोनों बुक्स में किस तरह से क्वेश्चंस वैरायटी के आ सकते हैं ये आइडिया हो जाए और आपने किस टाइप के क्वेश्चन में किस तरह से आंसर करना है। आई एम श्योर आई गेव यू द फेयर आइडिया अबाउट making these videos for case studies exclusively. Let's talk about case number 1, which is taken from statistics book. As you can see here, बेटा पेपर में आपको नहीं लिखा होगा टॉपिक क्या है, बट यस मैंने आपको इसलिए लिख दिया ताकि आपका माइंड सीधा वहीं जाए, फ्रीक्वेंसी के बारे में है, कलेक्शन ऑफ डेटा से लिया गया है। ओके, सो लेट्स सी व्हाट द फर्स्ट केस स्टडी लुक्स लाइक। ऑलराइट, चलिए स्टार्ट करते हैं। ये है हमारी फर्स्ट केस स्टडी। केस दिया मुझे, ये मार्क्स दे दिए, ये कुछ क्लास इंटरवल्स दे दिए, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, फ्रीक्वेंसी दे दी, और ये आपके किसी स्टैटिस्टिक्स की टेक्स्ट बुक में से हमने ये आपके लिए उठाया है। देखो, इसका मतलब केस बनाने के लिए जरूरी नहीं है कि आई शुड हैव अ पैराग्राफ, इट कैन बी अ सिंपल क्वेश्चन, कंटिन्यूअस सीरीज का कोई एक क्वेश्चन उठा लिया। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चंस क्या कहते हैं। The very first question says, what are the class limits of the second class? Okay, so let me pick up the pen so that I can guide you how to go about it. अब आपको पूछा class limit, वो भी second class की। So can you see this is the second class? Limit का मतलब समझते हैं आप? Limit यानी इनकी lower limit and upper limit। तो दो लिमिट्स होती हैं बेटा, ये है लोअर लिमिट, ये है अपर लिमिट। तो आप इसके लिखते हैं जी क्लास लिमिट्स दो तरह की होती हैं, लोअर लिमिट विच इज 10, अपर लिमिट आप फुल फॉर्म लिखेंगे, अपर लिमिट इज 20। इवन समटाइम्स अगर नेक्स्ट क्वेश्चंस में देखो कि कहीं इनकी रेंज नहीं मांगी तो आप यहीं पर लिख सकते हो, एंड इवन द रेंज यानी गैप बिटवीन बोथ इज 10। कैसे आया? अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। ये आप अपनी तरफ से एक्स्ट्रा बोनस के उस माध्यम से समझ लो, या बोनस समझ लो कि एक्स्ट्रा लर्निंग भी आपने जो करा है वो बता दिया, बट यू आर ओनली टॉक अबाउट क्लास लिमिट्स हियर। लेट्स मूव टू द क्वेश्चन नंबर 2। हाउ मेनी स्टूडेंट्स गेट इन 60 to 70 मार्क्स? 60 to 70 में कितने बच्चे हैं जिनको मार्क्स मिले? आप उनकी फ्रीक्वेंसी देख लीजिए। सो द आंसर इज 2, बिकॉज कॉरेस्पॉन्डिंग टू 60 to 70 इट इज 2। ऑलराइट, calculate the mid value of 30 to 40. How do we calculate mid value? You are supposed to write down. Mid value is equal to upper limit plus lower limit divided by 2. I'm sure you remember the formula. तो यहां पर आपने किया 30 plus 40 divided by 2. आपने लिखना है। अब जो गलती आप करते हो ना, आप सीधा ही लिख दोगे 35। आपको पता है 35 है, पता टीचर को भी है, but she wants you or he wants you to go by the proper channel, that is formulas. I'm sure now it is clear. Which class of the marks has maximum frequency? Very easy to answer. Maximum frequency is 25. Answer ये नहीं है कौन सी क्लास के corresponding है बेटा, which class is asking. तो गलती से जल्दी में 25 नहीं लिखना. Whatever you supposed to write 30 to 40 because it has the maximum value. It has maximum frequency, that is 25. I am writing in short, you will not write in short. I'm sure I made the whole case number 1 clear to you. All right, चलिए अब चलते हैं आगे देखते हैं कि आगे वाले केसेस हमें क्या बताते हैं। Just a second, let me just erase all this which is done on this slide. चलिए अब हम बढ़ते हैं आगे की ओर, और ये है wait. Now, the case number 2, which is taken from Organization of Data chapter, and the topic which I have picked up is Organized Data. You remember? जैसे आप ये चैप्टर का नाम देखते हो, आपके माइंड में ना
एक आंखों के सामने एक पिक्चर आ जानी चाहिए कि इस चैप्टर में हमने क्या पढ़ा था, क्लासिफिकेशंस पढ़े थे, उसकी ऑब्जेक्टिव्स पढ़े थे, उसकी इंपॉर्टेंस, मेरिट्स पढ़े थे, कि एक लाइब्रेरी विच इज प्रॉपरली क्लासिफाइड या एक किचन जिसमें बहुत सारा सामान लेकिन बहुत अच्छे से पड़ा है, बड़े आराम से मिल जाता है मम्मा को जो भी चाहिए होता है, राइट? तो ऑर्गेनाइज डेटा यानी उसके बारे में कुछ है. चलिए लेट्स सी व्हाट इज द केस ऑल अबाउट. ओ माय गॉड, सो दिस मैन इज, एंड वन मोर थिंग बच्चों, केस में आपको ऐसे पिक्चर भी आ सकती है. पहले वाले में मैंने आपको बता दिया क्वेश्चन आ सकता है. Here I am telling you it can be a picture also. Okay, so can you see the picture? Here the almirah is arranged. What a difference he's talking about. And here everything is scattered. So which area is organized? Of course this almirah is organized and this is disorganized. Okay, so let's see what kind of questions they can ask you by referring this picture. Move further. What does the above picture show? चलो ये तो बहुत ही आसान हो गया. The above picture shows two types of, there is a difference between the data, data you can call it, between the data or the books which are organized in the shelves in the almirah, and this is unorganized way of presenting the data. This is scattered books arranging on the table. So this is what we observe from the picture. तो आपने इस तरह से बता देना है. चलें दूसरे क्वेश्चन पे. आई एम श्योर इट इज क्लियर. दूसरा क्वेश्चन, विच एरिया इन द पिक्चर डज शो ऑर्गेनाइज्ड डेटा? सो विच वन शोज ऑर्गेनाइज्ड? आई एम श्योर इट इज वेरी सिंपल. द राइट साइड ऑफ द पिक्चर मीन्स द बुक शेल्व्स and the almirahs where we can see all the books are arranged nicely are showing the organized figure. All right, चलिए. Third, which data do you like and why? ठीक है, ये एक अच्छा क्वेश्चन आ गया. अब यहां पर आपको अपनी जो घर से नॉलेज यानी आप जो बुक में पढ़कर आए हो वो यूटिलाइज करो. एक्चुअली पता है क्या पूछ रहा है? अब आप बताओ जरा, आपको कौन सी जगह अच्छी लगेगी? ऑफ कोर्स आपको ये नहीं पसंद, आपको ये अच्छा लगेगा, है ना? सो आप कहोगे जी ऑर्गेनाइज डेटा आई लाइक. अब वाई में पता है क्या लिखना है? वाई में आप जो घर से पढ़ाई करके आए हो बेटा, आपकी बुक में था मेरिट्स ऑफ ऑर्गेनाइज डेटा, या why there's a need to keep the data organized, benefits, right? Even objectives भी हैं आपके उसमें. So what is the objective? Why do you want? It gives clarity. It is very easy to understand. Comparison is easy. You remember all such points. Now it depends. Whole thing depends how many marks they are offering you. This may come like this. 1. अगर ये 6 marks का है, इसके 4 नंबर दे देगा. पहला 1 mark इसके लिए, which one do you like? And the rest of the 3 marks will be for this. Still I would request कि आप 3 की बजाय 4 ही पॉइंट देना. यहां पर मेरी बात क्लियर हो गई होगी आपको. सो अगर आपको कोई भी केस इस तरह का आता है जिसमें आपको पिक्चर दिखाकर आपसे सजेशन या आपसे पूछा जाता है कि व्हाट आर यू सपोज टू डू दिस, जैसे इस वाले क्वेश्चन में आपके सामने है कि भाई इसमें से कैसे करेंगे, तो आई एम श्योर यू नो हाउ टू आंसर द क्वेश्चन. लेट्स मूव टू केस नंबर 3 विच विल बी द लास्ट केस इन दिस वीडियो. So see, it is based on construction of pie diagram. आपके है ना circular diagram, and the chapter name is presentation of data. चलिए देखें जरा किस तरह से आ सकता है केस नंबर 3. ये रहा केस. Oh, this can come in a table form and as a diagram. Okay, so as you can see, table distribution of Indian population by their working status. पॉपुलेशन दे दी, मेन वर्कर्स इतने परसेंट हैं, इतने करोड़ हैं, मार्जिनल वर्कर्स इतने करोड़ हैं, ये लिखा है ना नीचे, एंड 62 करोड़ नॉन वर्कर्स हैं. इसका परसेंटेज निकाल दिया और इसको एंगुलर कंपोनेंट में, यू रिमेंबर हम जब भी पाई डायग्राम बनाते हैं तो हम 360 में कन्वर्ट करते हैं एंगुलर में, तो ये कर दिया गया 360 डिग्री में और यहाँ 100% है. अब देखते हैं भाई, चलो समझ तो आ गया, टेबल देख लिया हमने, पाई डायग्राम देख लिया. व्हाट आर दे आस्किंग? लेट्स टॉक अबाउट दैट. क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट इज द एंगुलर कंपोनेंट ऑफ मेन वर्कर? देखो जरा, मेन वर्कर का एंगुलर कंपोनेंट, कितना आसान आंसर है यार, 32. सो एंगुलर कंपोनेंट ऑफ मेन वर्कर इज 32 डिग्री. ओके, बिकॉज यू मे राइट अगर थोड़ा ज्यादा, बिकॉज 31 करोड़ आउट ऑफ 102 पॉपुलेशन इज बिलोंगिंग टू मेन वर्कर, दे बिलोंग टू मेन वर्कर. चलो आगे. क्वेश्चन नंबर 2, विच सेक्टर हैज द हाईएस्ट पॉपुलेशन परसेंटेज? किसकी है जी हाईएस्ट पॉपुलेशन परसेंटेज? तो यू गो टू परसेंट.
पॉपुलेशन नहीं पूछ रहा, हाईएस्ट परसेंटेज वैसे तो उसी की होगी, 60.8% है किसकी, नॉन वर्कर्स की। तो बच्चों अब यहां जो गलती आप लोग करते हो वो ये कि आप जल्दबाजी में आप लिख दोगे नॉन वर्कर्स की, सॉरी, बट यू हैव टू राइट अबाउट दिस ऑल्सो कि कितनों की है, कितनों की है फिर 60.8 की, तो आप साथ में ये लिख दीजिए, तो आपका आंसर कंप्लीट हो जाता है। लेट्स मूव फर्दर। ओके, फर्दर इज विच सेक्टर हैज द मिनिमम परसेंट, तो अब परसेंट में जाओ, मिनिमम किसका है बच्चों, मिनिमम परसेंट इज main workers. So again you are supposed to write minimum is main workers and that too is 8.8%. Can you see that? 9 crores. Main workers are very less और ये जो 62 crores है यानी 60.8%, ये कौन है, ये non workers है. So this is how they may ask you by giving a table and a pie diagram और उसमें से आपको question पूछे जा सकते हैं. I'm sure everything is clear to you. This is how you're supposed to answer case studies if they come from statistics. More I will record in the next video. So stay, do watch all the videos. All right. Bye-bye. Take care.